Assalamualaikum everyone. So here starting with Standard 9 Chapter 2 Part 3 Factors that caused First World War. किस वजह से First World War हुआ था? The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग और बिल्कुल नहीं भूलने वाला, ठीक है, और एक गंभीर तरह का इवेंट हो चुका है मॉडर्न वर्ल्ड का. मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. बहुत सारी वजह थी इसकी जवाबदार. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन ऑन 1 अगस्त 1914. 1914 की 1 अगस्त को ये शुरू हुआ था. जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन द सडन वॉर बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lawrence and Alsace, to Germany. तो जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था और ये सब की वजह से फ्रांस को जो एक करार साइन करना पड़ा था जिस पर उसको वॉर के लिए जो है फ़ाइन भरना पड़ा, दंड भरना पड़ा था, और दूसरा भी बहुत कुछ फ्रांस ने जो कि गवा दिया था. फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम हिज ह्यूमिलिएशन. फ्रांस को इस जो है इंसल्ट से ये फ्रांस बाहर ही नहीं आ पाया था. दस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द एंड ऑफ अ वॉर सोड द सीड्स ऑफ अ फ्यूचर वॉर. तो इस तरह से ये जो करार सब लिए गए कि सब कुछ उनसे जो छीन लिया गया, उनके पास से दंड लिया गया, ये सब में जो है वजह थी, ये फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह बनी थी. और उसके बाद ये फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही, ठीक है, इसका जो एंड था ये दूसरे वॉर के बीज बन चुका था, यानी कि इसके ख़त्म होते ही दूसरा वॉर शुरू होने वाला था. नाउ फर्स्ट पॉइंट या फिर वी कैन से फर्स्ट फैक्टर दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो आर्थिक रूप से जो थे वो वजह थी कौन सी थी? इंग्लैंड हैड इस्टेब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th सेंचुरी. जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि 19वीं सदी में इंग्लैंड ने अपना जो है किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था एशिया और अफ्रीका के ऊपर. इट एक्सप्लॉयटेड इट्स कॉलोनीज़ इकोनॉमिकली एंड बिकेम रिच. उसने अपनी जो है कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉयट करके खुद एकदम रिच बन गया था, मालदार बन गया था. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अब जैसा कि उसने इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनाइजेशन कर लिया है, कॉलोनाइजेशन, जिससे कि अब उसे रॉ मटेरियल तो चाहिए, ठीक है. इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि अगर एक सदी का चौथा हिस्सा हम करें तो उस वक्त में जर्मनी हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर द मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका. जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो जर्मनी जो है 19th सेंचुरी के चौथे हिस्से यानी कि लास्ट वाले हिस्से में कूद पड़ा था मार्केट में, और जिसने कि इंग्लैंड और फ्रांस के हिसाब से और उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ता माल बेचना शुरू कर दिया था. द एफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर दस broken up by Germany. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. और इस तरह से जो है मार्केट में जब भी दो चीज़ों का जो कंपटीशन, अगर एक टूथपेस्ट का भी अगर हम देखें, ठीक है, तो उससे भी जो है एक कंपटीशन जो बन जाता है, तो फिर ये तो पूरे दोनों कंट्री के सामने था, ठीक है, तो ये तो होना ही था. नाउ सेकंड नंबर, militarism. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power, while in countries like Japan, Italy and Germany compulsory military training had started. तो इस तरह से जब मिलिटरिज़म जो थी वो भी एक वजह बन गई थी, क्योंकि अगर इंग्लैंड और ये सब को अगर अपना एम्पायर बढ़ाना था तो उनको मिलिट्री की ज़रूरत भी तो पड़ती थी, ठीक है. तो इस तरह से जो है जापान, इटली, जर्मनी, ये सब में तो कंपलसरी सबको मिलिट्री की ट्रेनिंग देना शुरू हो गया था. प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. दस मिलिटरिज्म गॉट एन इम्पेशस इन मिलिट्री कंपटीशन एडेड. तो ये जो है एडेड टू इकोनॉमिक कंपटीशन क्रिएटेड अ सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर. तो इस तरह से जो है एक तो आर्थिक रूप से भी बेचारे जो है तहस नहस हो चुके थे, ऊपर से ये मिलिट्री का जो कंपटीशन था, ठीक है. पहले तो ये बताया गया कि ये सेल्फ़ डिफेंस के लिए, यानी कि खुद के बचाव के लिए, लेकिन बाद में जैसा कि अगर कोई चीज़ है अगर खुद के बचाव के लिए रखी है तो उसका दूसरा पहलू ये होता है कि सामने वाले को मारना होता है, ठीक है. तो एक ये सेल्फ़ डिफेंस के नाम पे जो है इस चीज़ की शुरुआत कर दी गई, और ये दोनों चीज़ें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह बन चुकी थी, ठीक है. थर्ड पॉइंट, ग्रुपिज़म, सीक्रेट ट्रीटीज़. ये ग्रुपिज़म जो है वो बहुत
गंदी चीज़ होती है. Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The world was divided into two groups before the First World War. On one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War. अगर हम एक क्लासरूम, एक घर, ठीक है, एक कंट्री की बात करें तो हम एक पूरी दुनिया को हम एक कंट्री की तरह अगर देखें, एक घर की तरह देखें, तो घर में अगर 10 लोग हैं तो 5 एक तरफ हो जाएंगे और 5 एक तरफ हो जाएंगे, तो क्या घर में शांति रहेगी? नहीं. फिर उसके अंदर जेलेसी, ठीक है, जलन होना, दुश्मनी होना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना होना, ठीक है, डर पैदा होना, एक दूसरे से नफरत करना, ये सब आ जाता है. इसलिए ग्रुपिज़म कभी नहीं करना चाहिए. ग्रुपिज़म करने से क्या होता है कि 2, 3, 5 जन जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जो है अच्छा रखते हैं, लेकिन दूसरे की तरफ हमेशा नफरत और मिसट्रस्ट और यही सब रखते हैं. ये ग्रुपिज़म हमारे घर में, हमारे क्लासरूम में, ठीक है, हर जगह पे हमको दिखता है, लेकिन ये कभी भी नहीं करना चाहिए और कहीं होता हो तो उसको रोकना चाहिए. ठीक है. 4 नंबर, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म. The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism, but later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Economic jealousies, competitions and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशंस वॉज एनकरेज. जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुपिज़म से क्या होता है कि खुद का सब कुछ अच्छा लगता है और सामने वाले के लिए बिल्कुल नफरत पैदा होती है. इसी तरह से जो है, अगर हम नेशनलिज्म यानी कि हम हमारे राष्ट्रीयता की अगर बात करें कि भाई हम, जैसा कि हमको गर्व है इंडियन होने पे, लेकिन हम इस वजह से दूसरे देश के ऊपर नफरत नहीं कर सकते. ठीक है. The German chief Kaiser William was the other originator of nationalism and colonialism. He was overambitious and believed in world leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. The feeling of war spread across other nations as in Germany, and this had resulted in the First World War. तो इस तरह से जो है कैज़र विलियम जो था जर्मन चीफ, उसको पूरी दुनिया पे जो है राज करना था, वर्ल्ड लीडरशिप चाहिए था उसको. ठीक है. और इस तरह से जो है अंदर की हुसातुसी से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने लगी. रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स. द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस अराउज सो मच ऑफ हेट्रेड अमंग पीपल विद देयर म्यूचुअल derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. तो न्यूज़पेपर जो है, जहाँ पे अगर अच्छी चीज़ है कि हमारी जो है सोच या फिर कोई खबर या ऐसा कुछ है, अगर सही चीज़ है, ठीक है, अगर असल हकीकत है तो वो सब जगह पहुँचे तो वो एक अलग बात होती है. लेकिन गलत खबर बनाकर किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर न्यूज़पेपर में कुछ खबर छाप दी जाए और वो पूरे देश में फैल जाती है, फिर उसको तुम कितना भी जो है गलत साबित करने की कोशिश करो या जो भी, एक बार जो फैल गया फिर वो जो हेट्रेड और नफ़रत या उसके बारे में सोचना, बुरा सोचना, ये सब जो है फैल जाता है. ठीक है. तो इससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है. और इसी तरह से जो है यूरोपियन नेशंस ने भी इस तरह से किया था कि उनके जो विरोधी जो देश थे उनके बारे में कुछ भी झूठा भी जो है लिखना शुरू कर दिया था, जिससे कि लोगों में नफ़रत पैदा हो गई थी. और जिससे कि जो अच्छे रिस्पेक्टिव नेशंस है वो भी इसके अंदर शांति और सलामती की स्थापना नहीं कर पाए. इतना ज़्यादा हेट्रेड फैला दिया था न्यूज़पेपर्स के द्वारा. 6 नंबर, फिलोसफी अबाउट वॉर. द पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप. वॉर इज़ वेलफेयर यानी कि जो अगर हम युद्ध करेंगे तो ये हमारे भले के लिए, ऐसा बताकर जो है इसका रूट यूरोप में रख दिया था और इस तरह से लोगों के अंदर इसकी गैर समझ पैदा कर दी थी. जर्मन राइटर ट्रोट्स्काई पब्लिश्ड मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव एंड वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड से द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ सैक्रेड वर्क. ठीक है. तो सब ने वॉर को एक अलग ही चीज़ बता दी थी कि भाई अब तो वॉर ही होगा, एक ये देश की ज़रूरत है वॉर करना, युद्ध करना. ठीक है. और जो यानी ये वॉर कर सकेगा, जो टिक सकेगा वही रह सकेगा, ऐसे स्लोगन जो है देकर लोगों की सोच एकदम ब्रेन वॉश करते गए वॉर के लिए. ठीक है. सबको वॉर के लिए कैसे भी करके तैयार करते गए. द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर assassinated by being shot at by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to
ultimatum to hand. One second. For the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. Serbia declared its ignorance in the matter without listening to anything from Serbia. Austria declared war on Serbia. The First World War had begun with this. तो इस तरह से जो है ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ को सर्बियन टेररिस्ट की तरफ से जो है गोली मार दी गई थी और उनको मार दिया गया था। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया से कुछ भी यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका टाइम दिया था कि 48 आवर्स में जो है उसका निकाल लाना चाहिए, लेकिन उसके कोई भी प्रोसेस किए बिना बल्कि डायरेक्ट जो है वॉर युद्ध जाहिर कर दिया था ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। ठीक है, Now, the First World War. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. Initially, Germany made noteworthy victories in Europe. It ruined the French army. It fought many submarine wars and destroyed the ships of the Allied nations. Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. तो वर्ल्ड वॉर जो है उसके अंदर 24 देश जो है उन्होंने एलिड नेशंस को और 4 देशों ने एक्सिस नेशंस का जो है सपोर्ट किया था। इसमें भी देखो ग्रुपिज़म दिख रहा है। ठीक है, कोई भी एक अगर नहीं होगा एक चीज़ पे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने ही वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह से जो है 2-2 पार्ट पड़ चुके थे, और टैंक्स और ये सब जो है पानी के रास्ते से, सबमरीन के रास्ते से भी जो है वॉर होता है, हमने मूवीज़ में भी ज़्यादातर देखा है। और इस तरह से जब टैंक फट जाते हैं या कुछ होता है तो उसका गैस फैल जाने से आधी मौत तो हो जाती है। ठीक है, इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, सो रशिया विथड्रू फ्रॉम द वॉर। अब 1917 में जो है रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, इसलिए रशिया ने इस वॉर में से विराम ले लिया, यानी रशिया इस वॉर में से निकल गया था क्योंकि उसके खुद के ही कंट्री में अलग काम चल रहा था। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम. It managed to drown an American steamer, Lusitania, in which 147 American soldiers died. Consequently, America joined the Allied nations for the war in April 1907. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China and Siam joined the Allied nations. Thus, the Allied nations became stronger. German army could not withstand the American troops. The whole position of the war changed. Bulgaria in September 1918, Turkey and Austria in October 1918 joined the Allied nations. तो इस तरह से जो है कि पनामा और ये सारे जो नेशंस थे, ठीक है, ये सब जो एलिड नेशंस के अंदर ज्वाइन हो गए थे। और जितने ज़्यादा बड़े बड़े देश ज्वाइन होते जाते थे उतना जो है उनके नेशंस की जो पार्टी होती थी वो स्ट्रॉन्ग होती जाती थी। अब जर्मनी जो है अकेली पहले स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इस तरह से सारे देश एक साथ हो जाने से जर्मनी जो है अब वो ज़्यादा टिक नहीं पाया था अमेरिकन ट्रूप्स के सामने, तो पूरा जो है पोजीशन वो चेंज हो चुकी थी। बल्गेरिया इन सितंबर 1918, तुर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 joined the Allied nations. The German leader Kaiser abdicated his position and ran away. Germany surrendered to Allied nations and signed a ceasefire treaty and the war came to an end. तो जैसा कि जर्मनी पूरा वॉर का जो हेड बना हुआ था, लेकिन इस तरह से सारे नेशंस एक हो जाने से जर्मन का जो लीडर था केजर, उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, ठीक है, और भाग गया था। और इस तरह से जर्मनी ने एलिड नेशंस को सरेंडर कर दिया और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या असर पड़े थे, फ़ौरन वाले जो असर थे ना वो हम देखेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, जान माल का बहुत सारा नुकसान हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर, 6.5 करोड़ लोगों ने इसके अंदर पार्ट लिया था। एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड, अबाउट 2 करोड़ वॉज इंजर्ड एंड अराउंड 70 lakhs वर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप्ड। तो 1 करोड़ जैसे मर गए थे, 2 करोड़ जैसे थे वो घायल हुए थे और 70 लाख जैसे जो थे वो परमानेंट हैंडीकैप हो चुके, यानी कि उनको मरते दम तक कोई ना कोई जो है खामी रह गई थी। मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग्स एंड एपिडेमिक्स दैट ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर। द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई। अगर हम इसकी गिनती निकालने लगेंगे तो शायद ये जो 6.5 करोड़ लोगों का जो पार्ट दिया है, मुझे तो लगता है कि हर एक इंसान को इसका कोई ना कोई तरह से असर पड़ा है। अगर हम अभी के कोरोना की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर जिसको कोरोना नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई और भी तकलीफ़ नहीं आई है। भूख मरा भी किसी को हुआ है, किसी को पैसे की लाइन से कमी आई है, किसी को डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, बहुत कुछ, हर किसी को कोई ना कोई तरीके से
जो है असर पड़ा है, किसी की नौकरी छूट गई है, ठीक है, बहुत कुछ असर पड़ा है, ठीक है, किसी के घर छूट गए हैं, किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है तकलीफ़ें उठानी पड़ी है, और कोई कोरोना से नहीं मरा लेकिन उसकी तरफ से होने वाली दूसरी वजहों से मरा है, ठीक है, कहीं पे आग लग गई है, कितनी वजहें होती है। अगर हम एक कोरोना का ही जो काल है अगर हम दिमाग में सोचें, ठीक है, तो इससे कितना कुछ हुआ है। तो सोचिए अगर ये वॉर है, वॉर के टाइम पे क्या कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से मौत हुई है, ठीक है, और मौत का जो रेशियो है, डेथ का रेशियो, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है ऐसे सब टाइम पे। सेकंड पॉइंट, सोशल चेंज, सामाजिक जो बदलाव था वो क्या था। ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मैन ऑफ द नेशंस वर ऑन द वॉर फ्रंट, वुमन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। तो जैसे कि इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया का जो पहला वॉर हुआ था, उसके अंदर सारे आदमी इसके अंदर इंक्लूड थे। तो अब घर की जो जिम्मेदारी थी, कामकाज की जिम्मेदारी थी, वो अपने आप जो है लेडीज़ के कंधों पे आ चुकी थी। दे स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स। तो ये हम समझ सकते हैं कि औरतों की जो है इस फील्ड में आने में ये पहला पड़ाव रहा होगा, क्योंकि आदमी जो है वो वॉर में थे, इसलिए उनको इस तरफ आना ही पड़ा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्किंग वूमेन का जो है बीच इस तरह से शुरू हुआ होगा। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मैन इन्हांस्ड, और फिर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था लेडीज़ का कि आदमी के बराबर होना, कंधे से कंधा मिलाना, वो जो था वो बढ़ने लगा। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज वॉज रेस्ड। ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैज़ रिड्यूस्ड। सो प्रॉब्लम्स लाइक स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एक्सेट्रा रेज्ड इन हेड। पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक। तो इस तरह से जो है वॉर की शुरुआत होने से, अगर हम हमारे कोरोना काल का अगर टाइम लेंगे तो उसमें भी लॉकडाउन के लगने से कितनी कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। कितनों की काम छूट गए हैं, दुकानें बंद हो गई है, ऑफिस बंद हो गए, ठीक है। कामकाज का जो प्रोडक्टिविटी थी, जितना प्रोडक्ट पहले बनता था उससे कहीं ज़्यादा कम होने लगा था, ठीक है। और इस तरह से इतनी सारी प्रॉब्लम होने लगी और ज़्यादातर के छोटे बच्चों की हालत सबसे ज़्यादा बुरी रहने लगी, ठीक है। तो ये जो दो मेन वजह थी और ये जो दो मेन चीज़ था वर्ल्ड वॉर के बाद जो असर पड़ा था उसका। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जून 1990 एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ द एलिड नेशन ब्रॉट एन एंड टू द वॉर। जर्मनी ने जब अपने आप को सरेंडर किया तब जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। देन द एलिड नेशंस अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस इन विच सम 58 कमीशंस वर फॉर्म्ड एंड 145 सेशंस वर ऑर्गेनाइज। तो इस बीच जो है ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद पेरिस के अंदर पीस प्रोसेस यानी कि शांति की जो है एक प्रोसेस हुई, जिसके अंदर इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्सेस, दस इट केम टू बी नोन एज द वर्साइल ट्रीटी। तो जर्मनी के साथ जो एग्रीमेंट किया गया वो वर्साइल्स की जो प्लेस थी उसके ऊपर किया गया, उसके पैलेस में किया गया, इसलिए उसे वर्साइल्स ट्रीटी कहा जाता है। देयर वर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इसके अंदर 4 चीज़ें थी। रीजनल अरेंजमेंट, सेकंड रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट, थर्ड द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ gains at the end of the war and war fine, and 4 other provisions. The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, French President Clemenceau and Italian President Orlando played an important role in this treaty. तो इस तरह से जो है अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट ने इसके अंदर अलग अलग रोल निभाया है। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और इस जो वॉर की मेन वजह थी जर्मनी, ठीक है। जर्मनी को डिक्लेयर कर दिया गया कि इसकी वजह से वॉर हुआ था। वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, और इस वजह से 6.5 बिलियन पाउंड का फ़ाइन यानी कि दंड जर्मनी के ऊपर लाद दिया गया। It had to give away the Ruhr region to France. Its Rhine River had to be opened for international sea route. The Rhineland region on French border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral-rich region was given away to France for 15 years. Most of the German organizations were confiscated. तो इस तरह जो एक नदी का भी जो है पूरी जो मालिक है वो फ्रेंच की तरफ बढ़ा दी गई थी, और वो रास्ता खोल दिया गया था सी रूट के लिए 15 साल तक के लिए फ्रांस को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉन्फिस्केटेड। Alsace and Lorraine were to be returned to France. Besides this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually.
और इसके अलावा भी जर्मनी को जो है फ्रांस और दूसरे एलिट नेशंस को हर साल कोल और आयरन जो है देना था एज द बेनिफिट्स ऑफ वॉर, यानी कि वॉर के बेनिफिट्स के नाम पर। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दीज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन गन पॉइंट एंड फोर्सिबली बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज बिटरनेस एंड डेस्परेशन अमॉन्ग्स जर्मन। और ये जो सारे जो कायदे कानून और ये जो सारी शर्तें जर्मनी के ऊपर लाद दी गई वो जैसा कि गन पॉइंट पर और फोर्सफुली की गई, ठीक है, क्योंकि वो उसे मानना ही था, उसका कोई चलने वाला ही नहीं था जर्मनी का, क्योंकि वो वॉर का जवाबदार निकला, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेल्ड मिसरेबली, और इस तरह से जर्मन पूरा फेल हो चुका था, इकोनॉमिकली पूरा ख़त्म हो चुका था। 4 नंबर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। अब इसकी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या थी? देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वॉर। अब एक तरह की जो है बदला लेने की भावना उनके अंदर जाग उठी थी। पीस कुड नॉट बी इस्टेब्लिश विद द ट्रीटी। अब ट्रीटी जबकि आपने किया है कि आपको इस तरह की जो है दंड भरना है और ये सब करना है, ऐसे में शांति तो हो ही नहीं सकती। बदला लेने की जो है भावना सबके मन में आ चुकी थी। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। अमेरिका डिड नॉट जॉइन द लीग ऑफ नेशंस। दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट द रीज़न फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। जब आपने अगर ट्रीटी की है, आपने अगर कोई शर्तें की है, तो वो शर्तें ऐसी होनी चाहिए थी कि वो पूरा वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म कर देती, लेकिन ये शर्त तो ऐसी थी कि उसने दूसरे वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया था, ठीक है।